जय हिंद दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार एक बार फिर से आपका जीके प्लान पे स्वागत करता हूं। देखिए कि ये टेस्ट नंबर आपका 4 है, तो इसे देखा जाएगा और आप ज़रूर बताइए कि कितना इसमें आपका आ रहा है। कट ऑफ इसका 100 रखा गया है, तो आप ज़रूर बताइएगा। तो देखिएगा, इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें हम लोग को गलत कथन चुनना है। तो देखिए कि अष्टध्यायी संस्कृत भाषा की व्याकरण से संबंधित एक कृति है। एकदम ये पहला ऑप्शन सही है। दूसरा का देखिएगा, सूर्य सिद्धांत नामक कृति में युद्ध के नियमों का वर्णन किया गया है। ये युद्ध के नियमों का वर्णन नहीं किया गया है। देखिएगा कि इसका राइट आंसर आपका बी सही हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों को गलत ही खोजना है। तो ये याद रखिएगा, ये खगोल विज्ञान का ये शास्त्र है, तो ये याद रखिएगा। बृहद संहिता खगोल शास्त्र का एक विश्वकोश है, ये भी सही है। और उपयुक्त में से एक से अधिक, तो एक से अधिक तो होगा नहीं, ये आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऋग वैदिक काल में गोमत गोमत शब्द का संबंध था। तो गोमत शब्द का संबंध किससे था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोमत उसे बोला जाता था जो धनी व्यक्ति थे। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाद में देखिए कि गोमत का उपयोग होने लगा, जिससे हीरा जवाहरात जो है उसके लिए। तो ये याद रखिएगा कि ऋग्वैदिक काल में गोमत का मतलब धनी व्यक्ति से था। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पशुपति महादेव की मुहारों में चित्रित नहीं है। तो इसमें से तीनों में से आपको बताना है कि कौन सा जानवर चित्रित नहीं है। तो देखिए कि हाथी, गेंडा और बाघ ये है, लेकिन घोड़ा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, इसमें पूछा जा रहा है, अशोक का नाम निम्नलिखित में से किस अभिलेख से स्पष्ट नहीं होता है। ये पूछा जा रहा है कि अशोक का नाम निम्नलिखित में से किस अभिलेख से स्पष्ट नहीं होता है। तो देखिए कि अशोक का नितुर अभिलेख में मिलता है इसका नाम खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। तो ये जानते भी हैं कि खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख आपका उड़ीसा के आसपास में मिलता है। और देखिए कि इसमें रुद्र दमन के बारे में मिलता है, अशोक के बारे में नहीं मिलता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख आप गुजरात में है, तो इसमें मिलता है। समुद्रगुप्त का प्रयाग अभिलेख में भी मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें पहला बौद्ध संगति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो देखिए कि बुद्ध के उपदेशों का संकलन शुद्ध और बिना पिटक के रूप में किया गया। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बौद्ध का पहला संगति के बारे में यहाँ पे बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। थोड़ा सा अगर बताएं तो बुद्ध का 4 संगति होता है टोटल। और देखिए कि आपका पहला जो संगति होता है ये आपका होता है 483 ईसा पूर्व। और इसमें देखिए कि महाकश्यप अध्यक्ष रहता है और अजात शत्रु के कारण में हुआ, तो ये आप याद रखिएगा। और राजगृह में होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। वहीं पे द्वितीय देखिएगा कि ये 383 ईसा पूर्व में हुआ। और ये देखिएगा कि वैशाली में होता है और काला शोक के समय में होता है। और देखिए कि सब्बा कामी इसके अध्यक्ष रहते हैं, तो ये याद रखिएगा। तिसारका जो होता है 250 ईस्वी में होता है और ये पाटलिपुत्र में होता है और अशोक के काल में हुआ। इसके अध्यक्ष मोगली पुत्र तिस्ल थे, तो ये भी याद रखिएगा। चौथा तो आप जानते ही हैं, पहली शताब्दी में होता है और ये कश्मीर में होता है कुंडल वन में। और कनिष्क यानी कुषाण वंश का शासक यहाँ पे रहता है, तो ये आपको याद रखना है। अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष को बनाया गया था। तो ये चारों का चारों संगति आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है छठा नंबर, इसमें हम लोग देखेंगे, लोग पूछा जा रहा है कि आदि शंकराचार्य के निम्नलिखित आश्रमों में से कौन सा वेद से संबंधित नहीं है। तो इसमें बताना है कि कौन सा वेद से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केदारनाथ सामवेद। ये आपका केदारनाथ सामवेद नहीं होगा, ये आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाकी पूरी देखिएगा कि ऋग्वेद में श्रृंगेरी यजुर्वेद, ये आपका हो जाएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो आंसर तो हम लोग का सी हो गया। हर्षुआर्च यानी घोड़े की नाल के मेहराब को सबसे पहले
निम्नलिखित में से किस स्मारक में पेश किया गया था? ये पेश किया गया था आपका अलाई दरवाजा में, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 के बाद 8वां नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है विजयनगर साम्राज्य की आयगर प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें गलत खोजना है। तो देखिएगा, आयगर ग्राम सेवक थे, ये सही है। उन्हें एक गांव में जमीन या भूखंड का एक हिस्सा दिया जाता था, ये भी सही है। ग्राम पदाधिकारियों द्वारा की गई सेवाओं के लिए वस्तु के रूप में कोई प्रत्यक्ष भुगतान नहीं किया जाता था, ये गलत हो जाएगा। प्रत्यक्ष भुगतान भी किया जाता था, तो ये आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि गलत इसमें खोजना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत विकल्प का चयन करना है। अकबर 1563 में तीर्थ कर समाप्त कर दिया, ये आपका सही हो जाएगा। 1563 में अकबर के द्वारा तीर्थ पे कर जो लगाया जाता था, यानी कि कोई भी व्यक्ति यात्रा करता था और धार्मिक यात्रा, तो उसी को तीर्थ कर बोला जाता है, तो उस पर कर समाप्त कर दिया गया। अकबर ने 1554 में जजिया को समाप्त कर दिया। जजिया गैर मुस्लिमों पर लगाया जाने वाला कर होता था, ये भी समाप्त हो गया, ये सही है। अकबर के फरमान द्वारा ईसाइयों को भारत में धर्मांतरित की अनुमति नहीं थी, ये ऐसा नहीं है कि धर्मांतरित का अकबर के द्वारा ईसाइयों को दिया गया था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और यही इसमें पूछा जा रहा है कि गलत विकल्प का चयन करना है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1582 में दिन ए इलाही की संस्था की स्थापना की, ये भी एकदम सही है। इसमें देखिएगा कि सभी धर्मों के धर्मांत को इकट्ठा किया जाता था और उनसे धर्म पे चर्चा किया जाता था, तो ये क्वेश्चन पूछता है, तो ये सभी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शेरशाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित कर स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कनौज का युद्ध हो जाएगा, तो ये आप याद रखिएगा, कनौज का युद्ध। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। और वहीं पे अगर देखिएगा कि ये आपका शेरशाह ने 1540 में बिलग्राम अथवा कनौज के युद्ध में हराया था, तो ये आप जरूर याद रखिएगा कि इसे बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और ये हुआ कब था? तो 1540 में हुआ था। तो दो चीज़ याद रखिएगा कि कनौज के युद्ध को ही बिलग्राम के युद्ध बोला जाता है और ये 1540 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है, पुस्तक समाचार पत्र का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लेखन संपादन के साथ सही सुमिलित नहीं है? तो इसमें गलत चुनना है। तो देखिए कि बहिष्कृत भारत, गोपाल हरि देशमुख, ये आपका गलत हो जाएगा, बहिष्कृत भारत, तो ये जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। दर्पण बाल शास्त्री अम्बेडकर के द्वारा ये लिखा गया था, तो ये आप जरूर याद रखिए, इनके द्वारा संपादित किया गया था, तो ये याद रखिएगा। और गुलामगिरी देखिएगा ज्योतिबा फुले हो जाएंगे, तो ये भी सही है, ये भी सही है। इसके बाद एक से देखिए कि ये दोनों सही है और ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर आपका 11 का ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा, एक चीज़ समझिए कि बहिष्कृत भारत के संपादक या इसके लेखक कौन थे? तो ये लाया गया था अछूतों के खिलाफ, यानी कि अछूतों के खिलाफ जो छुआछूत हो रहा था उसी के सापेक्ष में लाया गया था, किनके द्वारा? BR अम्बेडकर के द्वारा, तो ये आप याद रखिएगा। और 1924 में लाया गया, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में हुए सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चुनाव करना है। पहला में दिया गया है थियोसॉफिकल सोसाइटी ने पुनः जन्म और कर्म की मान्यताओं का खंडन किया, ये खंडन नहीं करता है, समर्थन करता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना ने आर्य समाज की स्थापना का मार्ग प्रस्तुत किया, ये एकदम सही है। प्रार्थना समाज देखिए 1867 में इसकी स्थापना किया गया, आर्य समाज 1875 में होता है, तो इसी का ये बेस बनाता है, ये याद रखेगा। धर्म सभा ने सती प्रथा के उन्मूलन का समर्थन किया, ये उन्मूलन का समर्थन नहीं किया, बल्कि धर्म सभा ने, ये राधाकांत देव का था और ये धार्मिक विश्वास बहुत ज़्यादा रखता था, तो ये सती प्रथा का समर्थन करता था, तो ये याद रखेगा।
तो चलिए आगे देखा जाए, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो अगर देखिएगा कि चटगांव शस्त्रागार लूट ये कब हुआ था, तो ये 18 अप्रैल 1930 को हुआ था, तो ये याद रखिएगा। और देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कब हुआ, ये अक्टूबर, देखिए अक्टूबर 1924 में किया गया, कानपुर में किया गया था। काकोरी ट्रेन डकैती ये आपका 9 अगस्त 1925 में हुआ। और जॉन सैंडर्स की हत्या ये आपका हो जाएगा 1928 में। तो अब थोड़ा सा मिलान कीजिएगा तो आसानी से मिल जाएगा। तो इसमें देखिएगा कि आपका कौन सा हो जाएगा, तो सबसे पहले आपका ये आएगा यानी 2 हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी, तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो इसमें देखिए कि कैबिनेट मिशन 19 फरवरी 1946 को आता है, और इसमें सदस्य कौन था, तो लॉर्ड वेवेल नहीं था, और बाकी पेथेन लॉरेंस, स्टेफन क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर ये तीनों थे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो इसके संस्थापक अगर बात किया जाए तो ये हो जाएंगे श्री राजगोपालाचारी, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। उसके बाद है 16वां नंबर क्वेश्चन, किस मराठा राजनेता ने 31 दिसंबर 1802 को बम्बई संधि पर हस्ताक्षर किए, यानी बैसिन की संधि के नाम से भी ये जाना जाता है। तो ये अंग्रेजों के साथ में किया गया था बाजीराव द्वितीय के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि किसने बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कन्वर्ट हो गया या बना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट के द्वारा ये स्थापना किया गया था, तो ये याद रखिएगा। और कब किया गया था अगर ये पूछ दिया तो 1898 के आसपास में किया गया था। यंग इंडिया को किसके द्वारा साप्ताहिक घोषित किया गया था, तो यंग इंडिया जो है ये आपका देखिए कि होम रूल के द्वारा ये साप्ताहिक घोषित किया गया था, तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, और इसमें पूछा जा रहा है बंगाल में ब्रिटिश माल के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था। तो सबसे पहले देखिएगा कि कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा दिया गया था, ये एक क्रांतिकारी नेता थे, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा कि महात्मा गांधी के राम राज्य के कौन से 2 सिद्धांत हैं। तो इसमें अगर सिद्धांत का बात किया जाए तो सही साधन ये तो नहीं होगा, सत्य और अहिंसा, देखिए कि इन पे ही उनका सिद्धांत आधारित था, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑपरेशन रूबिकॉन निम्नलिखित में से किसके संबंध में भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया जाने वाला कोड वर्ड था। तो ये इसका राइट आंसर आपका जेल में गांधी का आमरण अनशन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से असहयोग आंदोलन करते समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यवाही कार्यक्रम के भाग नहीं थे। तो देखिए कि इसका राइट आंसर आपका करों का भुगतान नहीं करना, ये आपका भाग नहीं था, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1920 में निम्नलिखित में से किसका नाम बदलकर स्वराज सभा कर दिया गया। तो ये आपका स्वराज सभा किया गया किसका नाम बदलकर, तो ऑल इंडिया होम रूल लीग का नाम चेंज किया गया, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछा जा रहा है कि बिहार राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना दगमारा निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है। तो किस नदी में स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका कोसी नदी पे है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और देखिए कि बिहार की शोक किसे बोला जाता है, तो कोसी नदी को ही बोला जाता है। और देखिए इस 7 धाराओं से ये होते हुए नेपाल से और भारत में आता है, तो ये बहुत बड़ा विशाल नदी बन जाता है और बिहार में प्रवेश करता है। तो और ये हर साल बाढ़ लेके आता है, इसीलिए इसे बिहार का शोक नदी के नाम से जाना जाता है, तो ये याद रखेगा। गंगा नदी का लेंथ आपका 2525 किलोमीटर है, भारत की सबसे बड़ी ये नदी है। इसका बाद देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, प्राणहिता नदी प्रायद्वीपीय भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है, यह किसकी सहायक नदी है।
तो प्राणहिता नदी का अगर बात किया जाए तो ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारत के किस राज्य को मोलासेस बेसिन के तौर पर संदर्भित किया जाता है? तो ये संदर्भित किया जाता है मिजोरम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, दी गई विशेषताओं के आधार पर मृदा के प्रकार की पहचान कीजिए। तो मृदा के प्रकार का अगर पहचान करना है तो ये तीनों डिफिनेशन पहले पढ़ना पड़ेगा। तो देखिएगा, इसमें पहला में दिया है, इसमें चूना, लौह, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम प्रचुर मात्रा में होता है। ये सामान्यतः मृतकायम, गंभीर और अपारगम्य होते हैं। ये मुख्यतः महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में पाई जाती है। ये तीनों डिफिनेशन पढ़ने के बाद काली आपका इसमें कौन कौन दिया गया है, तो ये लेटराइट मृदा दिया गया है और ये काली मृदा का डिफिनेशन बताया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है और इसी के कारण देखिए कि प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सबसे ज़्यादा ईख का जो पैदावार होता है महाराष्ट्र में ही होता है। स्वतः जोताई होने वाला ये मृदा बोला जाता है, यानी कि ये फट जाता है जब गर्मी गिरता है तो इसमें दरार आ जाता है, ये सभी याद रखिएगा। और कपास की खेती भी देखिएगा कि इसी मृदा में किया जाता है, तो ये कपासीय मृदा के नाम से भी जाना जाता है। कपास उत्पादन में गुजरात एक नंबर पे है, तो ये सभी आपको याद रखना है। सबसे बड़ी यानी कि भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से देखिए कि सबसे ज़्यादा कोई मृदा है तो जलोढ़ मृदा है, ये बाढ़ के कारण निर्माण होता है, तो ये आप सभी याद रखिएगा। खादर और बांगर में दो भागों में इसे बांटा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब नदियाँ सभी दिशाओं से अपनी पानी किसी झील अथवा गर्त में प्रवाहित करती है तो उस पैटर्न को कहा जाता है, तो उस पैटर्न को क्या कहा जाता है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अभिकेंद्री बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई सिस्टम कहाँ निर्मित किया जा रहा है? तो ये निर्मित किया जा रहा है आपका तेलंगाना में, तो ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी खाड़ी गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है? तो इसमें बताना है कि कौन सी खाड़ी गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है। तो देखिए कि गोदाई की खाड़ी जो है ये आपका इससे संबंधित नहीं है और बाकी सभी इससे संबंधित है। गोदाई की खाड़ी जापान के आसपास में है, तो ये आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन ये दिया है तो करंट अफेयर में बना हुआ है इसीलिए। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वेलिकोंडा पहाड़ी जो पूर्वी घाट का एक हिस्सा है किस राज्य में स्थित है? वेलिकोंडा पहाड़ी देखिए कि आंध्र प्रदेश का ये आपका हिस्सा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घोरा कटोरा झील कहाँ अवस्थित है? तो घोरा कटोरा झील देखिएगा कि ये आपका राजगीर में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओजोन परत जो परावैज्ञानिक विकिरण को अवशोषित करता है वायुमंडल के निम्नलिखित में से किस परत में पाई जाती है? तो देखिए कि लगभग 12 से 16 किलोमीटर की ऊंचाई पे पाया जाता है और ये समताप मंडल में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में बता दें तो देखिए कि मान लीजिए ये पृथ्वी हो गया और ये सूर्य हो गया, तो सूर्य के साथ जो रोशनी आता है सूर्य किरण, तो उसके साथ साथ परावैज्ञानिक किरण भी बहुत सारा आता है, जिसे ये देखिए कि आपके 16 किलोमीटर ऊंचाई के ऊपर ये या तो एब्जॉर्ब कर लेता है या तो इसे लौटा देता है और पृथ्वी पे आने नहीं देता है। अगर पृथ्वी पे सभी रेडिएशन आ जाएंगे तो पृथ्वी पे जैव विविधता खत्म हो जाएगा। और देखिए कि ओजोन गैस का सूत्र होता है O3 और ये सड़ा हुआ मछली की तरह गंध देता है। और देखिए कि CFC गैस जो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके कारण इसका क्षय होता है। और ओजोन दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है ताकि इसके बारे में जानकारी हो आम व्यक्तियों को, तो ये आप याद रखिएगा। और डॉप्सन में इसकी मोटाई मापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 34 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कॉफ़ी की खेती के लिए आवश्यक अनिवार्य विधि नहीं है? तो अनिवार्य विधि कौन सी नहीं है ये पूछ रहा है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, कॉफ़ी के रोपण के समय सीधी धूप आवश्यक नहीं है, तो ये आपका सही नहीं होगा, गलत होगा। कॉफ़ी एक उष्णकटिबंधीय पौधा है जो अर्ध उष्णकटिबंधीय जलवायु में भी उगाया जाता है
कॉफ़ी के पौधों को गर्म आर्द्रता और प्रचुर मात्रा में वर्षा की आवश्यकता होती है और सीधी धूप कॉफ़ी के पौधे के लिए हानिकारक होती है। तो सीधी धूप नहीं चाहिए उस समय, तो ये आपका गलत है। बाकी तीनों सही है। कॉफ़ी के पौधे को प्रचुर मात्रा में वर्षा की आवश्यकता होती है। इसमें खेती के लिए लौह एवं पोटास समृद्ध मृदा चाहिए, ये भी सही है। पौधे की जड़ों में पानी नहीं जमना होना चाहिए, ये भी सही है। तो कॉफ़ी का खेती जहाँ पे होता है वहाँ पे ढलान में किया जाता है, तो ये याद रखिएगा। और चाय की खेती में भी उसमें भी पानी नहीं जमना चाहिए और उसमें भी अच्छा खासा पानी मात्रा में चाहिए, लेकिन जमना नहीं चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, और इसमें देखिएगा पूछा जा रहा है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में वर्षा की मात्रा नहीं बढ़ती है। तो देखिए कि प्रशांत महासागर में एल नीनो की स्थिति में वर्षा की मात्रा नहीं बढ़ता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसमें आपका दिए गए जल संधि का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अपने स्थान से सही सुमेलित है। तो इसमें सही सुमेलित बताना है। तो ये देखिए कि इसमें आपका बेरिंग जल संधि हो जाएगा, रूस और अमेरिका के बीच में है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी महासागरीय जलधारा है। तो केनरी देखिए कि ये ठंडी जलधारा है, बाकी सभी गर्म जलधारा उष्णकटिबंधीय जलधारा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। 37 के बाद 38 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा पूछा जा रहा है, एल्बिंडो प्रभाव में अपेक्षाकृत अधिक होगा। तो यानी कि ये कब अधिक होगा अपेक्षाकृत, तो ये आपका सुबह जल्दी और देर शाम को एल्बिंडो प्रभाव ज़्यादा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सी झीलें उत्तरी अमेरिका की महान झीलें यानी ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है। तो इसमें देखिएगा कि आपका सुपीरियर झील ये सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है, तो ये तो है ही। मिशिगन झील भी हो जाएगा और ईरी झील भी हो जाएगा, ये आपका नहीं होगा। तो विनिपेग झील नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है 40 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है। ये आपका 7 नवंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो ये हाल फिलहाल में ही बनाया गया है लद्दाख में, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उन्नाकोटी की रॉक कट मूर्तियाँ और पत्थर की छवियाँ कहाँ स्थित हैं। उन्नाकोटी यानी पत्थर से मूर्ति बनाया गया है, तो इसका राइट आंसर अगर देखिएगा तो ये आपका हो जाएगा त्रिपुरा में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बरौनी तेल कारखाना की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था। तो ये तो आप जानते ही हैं कि बिहार में है और ये सोवियत संघ के सहयोग से किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बिहार में स्थित विद्युत क्षमता का मुख्य स्रोत क्या है। तो विद्युत क्षमता का मुख्य स्रोत अगर देखा जाए तो ताप विद्युत हो जाएगा, यानी कि कोयला को जला कर बनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बिहार में रुग्ण उद्योग में सबसे अधिक हिस्सा किसका है। सबसे अधिक हिस्सा चीनी मिल का है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंग अनुपात उच्चतम है यानी सबसे ज़्यादा है। तो ये आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बाल लिंग अनुपात का मतलब क्या होता है, यानी 1000 स्त्रियों पर यानी कि 1000 जो बच्ची पैदा होती है उस पर कितने बच्चे पैदा होते हैं, उसी को बाल लिंग अनुपात बोला जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में कुल प्रजनन दर क्या है। तो देखा जाए इसका राइट आंसर तो 3.6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। और देखिए कि बिहार में जनसंख्या घनत्व भी भारत में सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर भारत की जनसंख्या वृद्धि दर के आसपास या उसके बराबर है। तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका हो जाएगा चंडीगढ़, उत्तराखंड और असम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 48 के बाद 49 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केरल के कई हिस्सों के समुद्री तट के रेत में नहीं पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि आपका टंगस्टन नहीं पाया जाता है, बाकी जिरकोन, मोनाजाइट, सिलेमेनाइट ये सब ही पाया जाता है। मोनाजाइट में तो सबसे ज़्यादा अग्निनीय राज्य हैं, तो ये याद रखिएगा।
ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। केरल का मतलब क्या होता है, नारियल का बागान होता है, तो ये याद रखें, नारियल उत्पादन में केरल सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है राज्यों में। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन, और इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है, देखिए भिलाई जो है ये छत्तीसगढ़ में है, तो ये आपका पहला ही सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बाकी जमशेदपुर झारखंड, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, गंजम उड़ीसा में है। अगला 51 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित राज्यों को उसके गठन के काल अनुसार व्यवस्थित करना है। तो देखिए कि नागालैंड का आपका 1963 में होता है, तो ये याद रखिएगा। और मिजोरम का 1987 में होता है। और देखिएगा कि हरियाणा का 1966 में हरियाणा गुजरात बढ़ता है। मेघालय का 1972 में होता है। तो इस प्रकार अगर व्यवस्थित किया जाए तो सबसे पहले आपका कौन सा आ जाएगा, 3 आ जाएगा, नागालैंड सबसे पहले, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद आपका मेघालय, फिर आपका मिजोरम आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है जनहित याचिका यानी PIL के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो ये गलत बताना है। कोई भी भारतीय और विदेशी नागरिक भारत के शीर्ष अदालत में जनहित याचिका दायर कर सकता है, सही है। PIL के तहत केवल पीड़ित व्यक्ति ही अपने अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध शिकायत दर्ज कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी कर सकता है, जिससे कि किसी के साथ कुछ दुर्घटना होता है तो वो नहीं करेगा तो कोई दूसरा व्यक्ति भी करके न्यायालय में कर सकता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। जनहित याचिका भारत के संविधान या किसी भी संबंधित परिभाषित नहीं है, ये भी सही है, इसकी परिभाषा नहीं दिया गया है। और जनहित याचिका यानी कि जन का ये याचिका है जो नागरिक हैं उनके, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, क्योंकि गलत इसमें बताना था, तो बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है संयुक्त संसदीय समिति JPC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे भी गलत बताना है। तो देखिए कि यह एक तदर्थ निकाय है जिसे संसद के समक्ष प्रस्तुत किसी विशेष विधेयक की जांच के लिए गठित किया जाता है, तो ये सही है। जांच प्रक्रिया के दौरान एक श्रव्य, मौखिक या लिखित रूप से साक्ष्य एकत्रित करने के लिए अधिकृत है, ये भी सही है। समिति के सदस्यों का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा नहीं किया जाता है, उनके सदस्य के द्वारा किया जाता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये अपनी रिपोर्ट सदन या अध्यक्ष सभापति को प्रस्तुत करते हैं, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित भाषाओं में से किसको भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत मान्यता नहीं दी गई है। तो 8वीं अनुसूची में देखिए कि 22 भाषा को मान्यता मिला है, उसमें किसको नहीं मिला है, तो ये आपका हो जाएगा पाली भाषा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बाकी नेपाली, बोडो, मैथिली ये सबको मिला है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में किसकी सिफारिश पर की गई थी। तो ये आपका हो जाएगा संथानम समिति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल को भारतीय संविधान में किसके द्वारा जोड़ा गया था। तो ये किसके द्वारा जोड़ा गया था, तो देखिए कि ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन संसद की सबसे बड़ी समिति है। तो देखिए कि प्राक्कलन जो समिति है ये आपका सबसे बड़ी समिति में आ जाएगा। इसमें 30 सदस्य होते हैं लोकसभा के, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिए कि 6ठी अनुसूची के अंतर्गत आपका राज्य नहीं आने वालों में त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और असम को इसमें रखा गया है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, और इसमें पूछा जा रहा है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, यानी कि गलत बताना है। पहला में है राष्ट्रपति द्वारा शक्ति का प्रयोग केवल कैबिनेट मंत्री के परामर्श से किया जाता है, ये एकदम सही है। राष्ट्रपति के पास सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड के मामले में क्षमादान की कोई शक्ति नहीं है, उसे भी क्षमादान राष्ट्रपति कर सकते हैं, तो ये आपका गलत हो गया। दया की याचिका करने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति से मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं है, ये सही है। राष्ट्रपति याचिका पर मंत्री परिषद से पुनः विचार करवा सकता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 60 नंबर क्वेश्चन है, और ये आपका पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय मंत्रिमंडल का सही विवरण
नहीं है, तो इसमें गलत खोजना है। देखिए कि यह संसद का एक भाग होता है, एकदम सही है। इसमें देखिए कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल होता है, यह संसद के प्रति उत्तरदायी है, ये भी एकदम सही है। अगर संसद भंग होता है तो ये भी भंग हो जाएंगे। यह उस समय तक सत्ता में रहता है जब तक उसे संसद का विश्वास मत प्राप्त है, ये भी सही है। तो देखिए कि तीनों सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसको विरुद्ध प्रस्तावित किया जाता है? तो ये आपका जानते हैं मंत्री परिषद के विरुद्ध लाया जाता है लोकसभा में, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन, और इसमें पूछा जा रहा है, बिहार पंचायत अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम सभा के संबंध में सही कथन का चुनाव कीजिए। तो सही कथन देखिए, पंचायती राज के अधीन ग्राम सभा सबसे बड़ी सभा होती है, एकदम सही है। ग्राम सभा की बैठक अध्यक्षता प्रमुख करता है, ये आपका गलत हो जाएगा, प्रमुख नहीं करता है, ये गलत है। तो दो जहाँ पे है काट दीजिए, ये कट गया, ये कट गया, ये भी कट गया। ग्राम सभा के बैठक के लिए प्रारंभिक गणपूर्ति 1/20 भाग होना चाहिए, ये सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 62 के बाद 63 नंबर क्वेश्चन है, और इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद का संतुलन स्थल संभाव सकल घरेलू उत्पाद से कम हो तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो ऐसी स्थिति को देखिए कि मंदी अंतराल बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में भारत में एफडीआई प्रतिबंधित है? तो एफडीआई प्रतिबंधित है किस क्षेत्र में? तो ये देखिए कि आपका रियल एस्टेट व्यवसाय, श्रृंगार का निर्माण, लॉटरी निर्माण, ये सभी में है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था के संदर्भ में प्रवृत्ति मुद्रास्फीति क्या है? तो ये आपका देखिएगा कि यह बढ़ती मजदूरी के कारण होने वाले मुद्रास्फीति है, तो ये आपका गलत है। यह व्यापार चक्रों से अल्पावधि उतार चढ़ाव को हटाने के कारण होने वाली दीर्घकालीन मुद्रास्फीति है। यह परिसंपत्तियों के मूल्य में वृद्धि के कारण होने वाली मुद्रा है। तो देखिए कि इसमें कोई सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा घटक है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा विदेशी मुद्रा संपत्ति, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीफेन वस्तुओं का उचित वर्णन है? तो जीफेन वस्तुओं का उचित वर्णन अगर देखा जाए तो इन वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के साथ ही मांग में भी वृद्धि हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन देखिएगा 68 नंबर क्वेश्चन है, इसमें मिलान करने के लिए पूछा जा रहा है, संगठित और पुरस्कार है। तो देखिए कि सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। क्रिस्टिना पिजाकोवा को कौन सा अवार्ड मिला है? तो ये मिस वर्ल्ड 2023 जीती थी। प्रोफेसर मीना चारांद, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार मिला था। RE लिमिटेड, ये आपके स्कोच अवार्ड 2024, और इसरो देखिए कि लॉरेंसर अवार्ड मिला था। तो इस प्रकार मिलाएंगे, एक का आपका 2 हो जाएगा, ए का 2 तो ये कट गया, बी का आपका 4 हो जाएगा, और सी का आपका 3 हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है 68 के बाद 69 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस तिलहन की बिहार में उत्पादन वृद्धि सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि सरसों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। देखिए बिहार में सबसे ज़्यादा सरसों का तेल ही खाया जाता है। बिहार विधानमंडल के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो देखिए कि विधानसभा में आरक्षित सीटों की कुल संख्या 40 है, एकदम सही है। विधान परिषद में आरक्षित सीट 6 है, ये भी सही है। बिहार विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 है, 343 नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या 75 है, ये सही है। तो देखिए कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गलत पूछ रहा है। और देखिए कि इसमें मखाना जो है बिहार में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, लेकिन ये मखाना तिलहन में नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक पाइराइट्स पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा पाइराइट्स की अगर बात किया जाए
तो ये बिहार में पाया जाता है, बिहार ए का अधिकार इस पर प्राप्त है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दृश्य प्रकाश का तरंगमान यानी स्पेक्ट्रम प्रसार कितना होता है, ये पूछा जा रहा है। तो ये आपका देखिएगा स्पेक्ट्रम प्रकार ये आपका हो जाएगा 390 से लेकर 750 nm के बीच में, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। अगला क्वेश्चन है पसीने का मुख्य उपयोग है। तो पसीना देखिएगा कि हम लोग का तापमान ये मेंटेन करता है, तो शरीर का ताप नियंत्रण में रखने में ये काम करता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पेयजल में गामा उत्सर्जन समस्थानिक है या नहीं, इसकी निम्नलिखित में से किससे की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर अगर देखा जाए तो पेयजल में गामा उत्सर्जन समस्थानिक है या नहीं, इसकी निम्नलिखित में किसमें की जा सकती है। तो ये प्रस्फुरक गणक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 75 के बाद देखिएगा, 75 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है विखंडन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें सही कथन का चुनाव करना है। देखिए कि इसमें अगर देखा जाए तो यह एक कोशिकीय जीव के कोशिका विभाजन द्वारा नए जीवों का सृजन से संबंधित है, एकदम सही है। इसका संबंध गुरुतर नाभिक का लघुतर नाभिक में रूपांतरण है, ये भी सही है। बड़ा नाभिक से छोटा नाभिक में परिवर्तन होता है, विखंडित होता है बहुत सारा। दो उच्चतर नाभिक के संयोग से एक गुरुतर नाभिक के सृजन से संबंधित है, ये आपका नाभिकीय ये संलयन से संबंधित है, विखंडन से नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। तो देखिए कि 1 और 2 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो राइट आंसर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 76 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित, अच्छा 1 नंबर निम्नलिखित बिहार के निम्नलिखित भौगोलिक क्षेत्रों को उनके निर्माण के अनुसार प्राचीन से नवीन क्रम में लगाइए। तो प्राचीन से नवीन क्रम में अगर लगाया जाए तो देखिए कि आपका धारवाड़ सबसे पहले आ जाएगा, तो धारवाड़ तो इसमें है ही नहीं, जिसे खड़गपुर के पहाड़ी बोला जाता है धारवाड़ को ही, तो ये आपका 1 नंबर पहले आ जाएगा। उसके बाद विंध्य जो है कैमूर की पहाड़िया को बोला जाता है, तो ये आ जाएगा। गंगा का मैदान सबसे बाद में हुआ है, तो ये अगर मिलान किया जाए तो देखिएगा कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो गंगा का मैदान सबसे बाद में हुआ है, ये आप जरूर याद रखिएगा, धारवाड़ सबसे पहले हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा पार्टिकुलर मैटर या कण प्रदूषण को हटाने के लिए सबसे प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है, तो ये है इलेक्ट्रोप्रेसिपिटर है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसे चूहा विषय के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा जिंक फास्फाइट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ये याद रखिएगा। पोटेशियम सल्फाइड भी होता है, तो वो दिया नहीं है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी के मुख्य अवयव है, यानी इसमें क्या क्या मिला होता है। तो इसमें मिला होता है एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल का प्रयोग किया जाता है। तो फिनॉल का प्रयोग देखिए कि बेकेलाइट में किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण में निम्नलिखित परिवर्तन होता है, तो ये आपका देखिएगा कि जल अपघटन होता है इसी के कारण, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखेंगे लोग 82 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक कथन सही है। तो इसमें सही कथन का चुनाव करना है। न्यूक्लियर रिएक्टर में द्रव सोडियम शीतलक के प्रयोग में लाया जाता है, ये गलत हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव है, ये एकदम सही है। दांत जो है कैल्शियम से बना होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गुइलेन बड़े सिंड्रोम से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो ये कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये आपका हो जाएगा परिधीय तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्वप्रतिरक्षा रोगों का श्रेष्ठ वर्णन करता है। तो ये हो जाएगा एक ऐसी स्थिति जिसमें प्रतिरक्षा तंत्र गलती से शरीर के स्वस्थ ऊतकों पर हमला कर देता है, तो उसी को स्वप्रतिरक्षा रोग बोला जाता है, यानी जिसे रक्षा करना चाहिए वही अटैक कर देता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा 85 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कौन सा मच्छर डेंगू फैलाता है। तो डेंगू वाला मच्छर कौन सा है, तो ये आपका एडिस हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही है।
और क्यूलेक्स के द्वारा देखिए कि आपका मलेरिया होता है, तो ये याद रखिएगा। मानव शरीर के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह स्तर कम करता है। ये आपका देखिए कि HDL कम कर देता है, जिसके कारण ये हानिकारक हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये आपका अंकुरित जो गेहूं का तेल होता है वो होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? तो ये तो आप भी जानते हैं कि जो रक्त जो होता है 3 प्रकार का होता है, एक RBC और एक WBC और एक प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा का काम होता है कि इन सभी को मिला के रखना, और RBC का काम होता है कि ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं लोग उसको ले जाना और लेके आना। WBC का काम होता है कि रोगों से बचाना। तो इसका राइट आंसर, इसे वाइट ब्लड सेल भी बोला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो ये निभाता है ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर, प्राकृतिक में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बन यौगिक है? तो ये आपका कार्बन यौगिक है सेल्यूलोज, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 91 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडों और रोटी का आहार करता है तो उसको रोग हो सकता है, तो उसका कौन सा रोग हो सकता है ये पूछा जा रहा है। तो स्कर्वी रोग हो सकता है, क्योंकि विटामिन सी इसमें दूध में, अंडों में और रोटी में नहीं मिलता है। विटामिन सी कच्चे फल और खट्टे फलों में मिलता है, जैसे नींबू, ये आम हो गया, ये सब में। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, होमोफिलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका वहन करती है, यानी कि वहन किस में होता है? तो देखिए कि स्त्रियां करती है, जो प्रकट पुरुषों में होता है, तो ये आपका याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग गूदने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है? तो ये आपका हो जाएगा चिकनगुनिया। बाकी हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और HIV एड्स फैल सकता है, चिकनगुनिया नहीं फैल सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। केसर मसाला यानी सैफन स्पाइस बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो ये आपका वर्तिकांग होता है, स्टिग्मा, उसी का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। केसर जो होता है, जैसे कि देखिए कि ये जो छोटा छोटा फूल होता है ऐसे, और उसमें ऐसे रेशा की तरह निकला रहता है पतला पतला, वही वर्तिकांग है, और उसी को तोड़ के सुखा के केसर के रूप में उपयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा केसर जम्मू कश्मीर में एकाधिकार प्राप्त किया है, जम्मू कश्मीर, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो देखिए कि आपका नीला और लाल रंग का अवशोषण जल्दी हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर अग्नाशय में खराबी हो जाए तो क्या होगा? तो अग्नाशय में खराबी होने के बाद इंसुलिन और ग्लूकन नहीं बनेंगे, तो डायबिटीज़ जैसा बीमारी होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जीवों के क्लोन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये आपका देखिएगा कौन सा कथन सही है। क्लोन अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है, तो देखिए कि ऑप्शन नंबर बी सही है। दिए गए नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा देश से सही ढंग से मेल खाता है? तो कौन सा जोड़ा देश से सही ढंग से मेल खाता है, यानी कि ये भारत का है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर देखिएगा, ग्लानोस हो जाएगा, ये रूस का है, तो ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है, बायोटेक किसान योजना किसके द्वारा विकसित की गई है? तो ये योजना देखिए कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पुस्तक का नाम दिया गया है जननायक कर्पूरी ठाकुर, वॉइस ऑफ द वायलेंस के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसके लेखक का अगर बात किया जाए तो देखिए कि इसके लेखक आदित्य अनमोल और संतोष सिंह हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 101 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जोन देखिएगा कि आपका जोन
ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। एक प्रसिद्ध कूट में गुड अप में ओनली को विन सॉरी WNMJKL लिखा जाता है, और चेंज पे गुड को MJ और DH लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में गुड को कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पे देखिएगा कि आप काट दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर इसे देखा जाए तो यहाँ पे देखिएगा कि गुड यहाँ पे, और गुड को MJ लिखा जाता है। इसका राइट आंसर आपका, अच्छा देखिए, गुड आई में ओनली VNMJKL लिखा गया है, चेंज पे गुड तो देखिए को MJ तथा DH लिखा गया है। दोनों में क्या कॉमन है? MJ यहाँ पे है, यहाँ पे भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका MJ ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर एक राशि एक निश्चित समय में 5 गुना हो जाती है। किस ब्याज दर पर वही राशि समान अवधि में 8 गुना हो जाएगी? तो ये वही राशि अगर देखिएगा कि किस पे हो जाएगा, तो 10.5% पे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आ जाएगा? तो ये आपका दिया गया है और इसमें बताना है कि क्या आ जाएगा। तो देखिए कि यहाँ पे जे और एस दिया है, एफ दिया है, और यहाँ पे डी दिया है। तो इसमें देखिए कि जे में से 2 घटाएंगे एच आ जाएगा, एच में से 2 घटाएंगे एफ आ जाएगा, फिर यहाँ पे आपका एफ में से 2 घटाएगा डी आएगा, डी में से 2 घटाएगा बी आएगा। तो बी तो कंफर्म है कि बी आएगा। उसके बाद देखिए कि इसमें दूसरा का ए है, यहाँ पे डी है, तो इसमें +3 हो रहा है, तो 3 जोड़ा है, फिर इसमें 3 जोड़ा है, फिर 3 जोड़ा है, जे में 3 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? एम आ जाएगा। तो यहाँ पे बी नहीं एम आएगा। यहाँ पे अगर देखिए तो बी किसी में नहीं दिया है, तो ये तो पहले में ही हम लोग सही आंसर लेके आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि शब्द ड्यूरेशन के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? अंग्रेजी वर्णमाला क्या होता है? तो ये आपका जैसे कि ABCD ऐसे करके जाना है। तो अगर ऐसे लिखेंगे ABCD, तो एक बार आप लिख के देख सकते हैं। अगर ऐसे लिखिएगा तो आपका किसी का भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 4 संख्याओं में सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग बी वाली 2 संख्याओं के योग से 72 अधिक है। यदि संख्या 6, 7, 15, 19 के अनुपात में है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो ये तो गुना भाग कर लेना है, तो ये तो आप कर ही लीजिएगा। इसमें आपका 144 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित तर्क के अनुसार 16 29 से संबंधित है, समान तर्क के अनुसार 85 98 से संबंधित है, और समान तर्क का अनुसार 53 किस से संबंधित है? ये पूछा जा रहा है। तो अगर देखा जाए 16 29 से कैसे संबंधित है, तो देखिए कि इसमें अगर देखा जाए ये 5 अच्छा 13 16 29 से, तो देखिए 16 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। 85 में 13 जोड़िएगा तो 98 हो जाएगा। इसमें 13 जोड़िएगा तो 53 66 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये एक दे दिया गया है, व्यंजन को सरल करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? तो ये सरल कर लीजिएगा, इसमें आपका प्राप्त हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन है, अबीर, बेला, दीपा, फरहीन, हीरा, गिरीश एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र में मुख करके बैठे हैं। एक ऐसे वृत्त बनाइएगा और उसको बैठा देना है। गिरीश दीपा के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है, तो यहाँ पे गिरीश है, तो दाईं ओर पे कौन सा आ जाएगा? दीपा आ जाएगी। तो ऐसे करके बैठाइएगा। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बेला के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, बेला के दाईं ओर कौन बैठा है? तो ये आपका अबीर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा जब ऐसे कीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है, यदि एफ का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ गुना है, डी का अर्थ भाग है, तो ए का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण के स्थान पे क्या आ जाएगा? तो ये समीकरण देखिए कि ए का अर्थ क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ प्लस कीजिए,
उसके बाद क्या हो जाएगा, एफ के डी दिया है तो डी का स्थान भाग हो जाएगा, तो यहाँ पे भाग कर दीजिए। और उसके बाद देखिए कि एफ दिया है तो एफ के स्थान पे आपका माइनस आ जाएगा, और एक सी के स्थान पे देखिएगा कि आपका गुना आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 13 हो जाएगा, इसमें भाग दीजिएगा 39 में, तो फिर गुना कराइएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा, 46 सॉरी। और यहाँ पे आपका प्लस है, तो 13 प्लस 65, तो इसमें से जोड़ के और घटा देना है, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो कितना आंसर आएगा, तो इसका राइट आंसर देखिएगा कि 32 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। टेन 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 13 सेंटीमीटर त्रिज्यंक ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, और इसका सेंटीमीटर दे दिया गया है, तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 775.5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। अप्रैल 2025 में फ्रेम 2 मिशन ने कौन सी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की, तो ये हासिल किया था ध्रुवीय रेट्रोग्रेड कक्षा में पहली बार मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। किस संगठन ने +30 बिलियन मूल्य की फ्यूचर सर्कुलर कोलोराइड परियोजना का प्रस्ताव रखा है, तो ये रखा गया है आपका यूरोपीय न्यूक्लियर रिसर्च संगठन के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि अप्रैल 2025 में भारत के विधि आयोग की 23वीं बैठक के लिए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था, तो ये चुना गया था देखिएगा कि न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी को, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में लगभग 13,500 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया, इनमें से कौन सी पहल शामिल थी, तो इसमें पहल देखिए कि आपका गोपालगंज के हथुआ से एलपीजी बॉटलिंग प्लांट की आधारित, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखिएगा कि 16 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित भारतीय भाषा पुस्तक योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो इसका अगर प्राथमिक उद्देश्य देखिएगा कि भारतीय भाषाओं में डिजिटल पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनना है, तो इसमें गलत विकल्प कौन सा है, ये चुनना है। 2011 के जनगणना के अनुसार केरल राज्य का लिंग अनुपात सबसे अधिक है, एकदम सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है, ये भी सही है, सबसे कम साक्षर राज्य बिहार ही है। 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो ये भी याद रखिएगा कि ऑप्शन नंबर ये सी भी सही है। इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है सही। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनिए। राष्ट्रीय पशु कल्याण संस्थान फरीदाबाद, ये हरियाणा में है, तो ये आपका सही है। केंद्रीय पशु अनुसंधान संस्थान मेरठ, ये भी सही है। केंद्रीय सड़क परिवहन संस्थान भोपाल, ये भोपाल में नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अखिल भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्थान कोलकाता, ये आपका सही है, तो ये 3 सही है, ये गलत है, राइट आंसर सी सही हो जाएगा कि गलत नहीं बताना था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनना है और कूट के प्रयोग से, तो इसमें देखिएगा कि आपका ज्ञानेश कुमार को हाल ही में राजीव कुमार के स्थान पर देश का मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है, तो ये सही है। ब्राज़ील के बाल्डेसी कोलोजा को हाल में इंटरपोल का नया सचिव बनाया गया है, ये गलत हो जाएगा, तो एक जहाँ पे है, अच्छा ये 2 जहाँ पे है उसको काट दीजिए, 2 गलत है। विपिन कुमार हाल ही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अध्यक्ष चुने गए हैं, ये सही है, तो 1 और 3 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 120 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इसमें विकल्प के मतलब चुना है, देखिए निम्नलिखित में सही विकल्प चुनिए, तो इसमें सही विकल्प कौन सा है ये बताना है। वैज्ञानिक रूप से डेंड्रोक्लोराइड मोराडाइट्स के नाम से जाने जाने वाला
जंपिंग जिम्पिंग को हाल ही में दुनिया का सबसे जहरीली पौधा माना गया है, एकदम सही है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा डिजाइन की गई एक ध्रुवीय सूर्य घड़ी को उड़ीसा के थुम्बा स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के संग्रहालय में सर्किट गार्डन में प्रदर्शन किया गया है। ये गलत है, यहाँ पे नहीं किया गया है। देखिए कि गौड्स के मेसराम कबीले के प्रसिद्ध वार्षिक आदिवासी मेले नगोबा यात्रा हाल ही में 28 जनवरी से लेकर 4 फरवरी 2025 तक तेलंगाना के आदिलबाग जिले के इंद्रावती मंडप के केलापुर गांव में आयोजित किया गया है। ये सही है। तो 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। इसमें पूछा जा रहा है केंद्रीय बजट 2025-26 से संबंधित गलत विकल्प का चयन करना है। तो इसमें गलत विकल्प कौन सा है ये बताना है। केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को संसद में 50,65,345 करोड़ रुपए का केंद्रीय बजट पेश किए, तो ये सही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को संसद में अपना लगातार 8वां बजट पेश किए, ये भी सही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा 4.8% रहने का अनुमान है, जिससे वित्तीय वर्ष 2025-26 में ये इतना रहेगा। तो वित्तीय राजकोषीय घाटा ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है किस संगठन ने दिसंबर 2024 में भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी किया है। तो हर 2 वर्षों में ये जारी होता है। इसका राइट आंसर देखिए कि वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत ने हरित और सतत बुनियादी ढांचा परियोजना का समर्थन करने के लिए 20 सितंबर को निम्नलिखित में से किस संस्थान के साथ 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए। तो इसका राइट आंसर अगर देखिएगा कि आपका एशियाई विकास बैंक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जनवरी 2025 में जारी भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और माप शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत की कुल जीडीपी में डिजिटल अर्थव्यवस्था का कितना प्रतिशत हिस्सा होने की उम्मीद है। तो ये उम्मीद रखा गया है आपका 20% का, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में अखबारों में रहा एडवर्स टोल अल्ट्री गन सिस्टम किस संगठन द्वारा विकसित किया जा रहा है। तो ये विकसित किया जा रहा है DRDO के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें गलत चुनना है। तो इसमें देखिए कि जो पेंगोंग झील है ये लद्दाख में है, एकदम सही है। पारासर झील हिमाचल प्रदेश, ये भी सही है। रेणुका आपका यूपी में है, ना कि राजस्थान में, तो ये आप याद रखिएगा। और सलावरम झील तमिलनाडु में, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी गलत हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर सी ही है। अगला क्वेश्चन मिलान करने के लिए दिया जा रहा है जनजाति और क्षेत्र, यानी कौन सा जनजाति कहाँ पर आता है। तो इसमें मिलान किया जाए तो देखिएगा कि ओंग जो जनजाति है ये आपका अंडमान निकोबार में रहता है, तो ए का तो 4th हो जाएगा, तो ये कट गया। कुकी जनजाति देखिएगा कि मणिपुर के है, तो बी का आपका 3 हो जाएगा, तो ये कट गया, ये कट गया। थारू देखिएगा कि आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। गोंड आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। गोंड सबसे बड़ा जनजाति है, मध्य प्रदेश में है, तो ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें भी मिलान करने वाला दिया गया है, तो इसमें मिलान कीजिए। एक तटीय मैदान और विस्तार दिया गया है, तो देखिएगा कि आपका कनारा तटीय ये कहाँ पे है, तो गोवा से मैंगलोर के मध्य जो तट है उसे बोला जाता है, तो 1 का 4 हो जाएगा। ये कट गया। कोकण तट देखिएगा कि ये दमन से गोवा के बीच में है, तो बी का 3 हो जाएगा। कठियाई वाला देखिएगा कि आपका कच्छ से दमन के बीच में है, और मालाबार तट मंगलोर से कन्याकुमारी के बीच में है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है हाल ही में किसे BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से नामित किया गया है। तो ये नामित किया गया है आपका मिताली राज को, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मिताली राज आप जानते ही हैं कि महिला क्रिकेटर हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारक माना गया है।
तो इसमें आपको बताना है, पहला अभिकथन है 5 मार्च 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने ताज ट्रेपेजियम जोन प्राधिकरण के इस क्षेत्र में वृक्षों की गणना करने के लिए वन अनुसंधान को नियुक्ति किया गया है। नियुक्ति करने का निर्देश दिया गया है। कारक है किसी भी अवैध कटाई को रोकने के लिए क्षेत्र में विद्यमान पौधों की गणना करना, नीचे कूट का प्रयोग करना है और इसका आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर देखिएगा, ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, इसका कटाई को रोक लगाने के लिए ही ये किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गोल्डन कार्ड वीज़ा के बारे में सही कथन बताना है। कूट का प्रयोग करना है और सही कथन बताना है। तो इसका देखिएगा, फरवरी 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्डन वीज़ा कार्ड योजना शुरू किया है। तो ये सही है। मार्च 2025 में दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में सिर्फ 20 वर्ग किलोमीटर फैले आइलैंड नाउल ने भी गोल्डन कार्ड वीज़ा योजना शुरू किया है। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिएगा सी सही हो जाएगा। 131 के बाद 132वां नंबर क्वेश्चन है आयकर विधेयक 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें देखिएगा 13 फरवरी 2025 को आयकर विधेयक 2025 संसद में पेश किया गया था। यह विधेयक आयकर अधिनियम 1961 का स्थान लेगा। तो देखिए कि ये आपका सही नहीं है, ये आपका गलत है। इस विधेयक में 1961 अधिनियम के अधिकांश प्रावधान बरकरार रखे गए हैं। इस विधेयक को 1 अप्रैल 2026 से इसे लागू करने की प्रस्तावित तिथि है। तो ये तिथि भी सही नहीं है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 की जांच के लिए कांग्रेस ने एक समिति गठित की थी, जिसे आमतौर पर तहकीक कमेटी कहा गया। इसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 1892 से लेकर 1905 के बीच निम्नलिखित घटनाओं में से क्या असत्य है। तो असत्य इसमें से चुनना है, बाकी सभी सत्य हैं। तो देखिए कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1992 ने विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर अपने विचार रखने का अधिकार दिया, ये सही है। 1895 में नाटू भाइयों के को बिना मुकदमा चलाए देश से निकाल दिया गया, ये आपका गलत हो जाएगा। 1998 में विदेशी शासक के प्रति असंतोष की भावना फैलाने को अपराध घोषित किया गया, ये सही है। 1904 में इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ने प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, असत्य चुना था। 134 के बाद 135 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से डंडा फौज का गठन किसने किया। तो ये आपका चमनदीप हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी सही है। और लाल कुर्ती संगठन का गठन अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था, जिसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए कि अगला क्वेश्चन है भारत श्रमजीवी पत्रिका का संपादन निम्नलिखित में से किसने किया। तो इसका राइट आंसर देखिए कि आपके हो जाएंगे शशिपद बनर्जी। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो ये देखिएगा कि कहाँ पे अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर देखिएगा ये आपका भोपाल में है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग स्त्रियों में बांझपन का कारण है। तो स्त्रियों में बांझपन का कारण अगर देखा जाए तो ये आपका टर्नल सिंड्रोम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि यहाँ पे मिलान करने वाला दिया गया है, एक तरफ रोग दिया गया है और प्रभावित अंग दिया गया है, यानी कौन सा रोग किसको प्रभावित करता है ये बताना है। तो इसमें देखेंगे कि रोहा जो रोग है ये आपका आँख से संबंधित है। हर्पीज जो है ये त्वचा से संबंधित है। रेबीज जो है ये आपका हो जाएगा तंत्रिका तंत्र हो जाएगा रेबीज। और मेनिंजाइटिस हो जाएगा मस्तिष्क। तो देखिए कि एक का आपका 3, तो ये तो कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो ये गलत बताना है। राष्ट्रीय उद्यान और राज्य इसमें दिया गया है, तो कौन सा किस राज्य में नहीं है। तो इसमें देखिएगा कि आपका ब्लैक बक ये गुजरात में है, ऑप्शन नंबर ए सही है। मलेम ये गोवा में है, ये भी सही है। सतपुरा मध्य प्रदेश हो जाएगा, राजस्थान नहीं होगा, तो ये आपका गलत हो गया। बलफकरम ये मेघालय में है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा क्योंकि गलत बताना था। निम्नलिखित में से किस एक परियोजना के 50 वर्ष 141 पूरे होने के उपलक्ष्य में
परियोजना के 50 वर्ष 141 दिन यह कार्य ने क्या दिया है, 141 दिया गया है। पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस का शुभारंभ किया है। तो ये आपका हो जाएगा प्रोजेक्ट टाइगर हो जाएगा। तो 50 वर्ष 141 दिन होना चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। 1973 में स्टार्ट हुआ था, तो 50 वर्ष हुआ है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम संसदीय मंच वर्ष 2005 में गठित हुआ, यह किस संबंध में गठित हुआ था? तो इसके गठन का कारण देखिए कि जल संरक्षण एवं प्रबंधन। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपका मिलान करना है और सही उत्तर चुनना है। सूची 1 दिया गया है, इसमें सन दिया गया है, और इसमें सूची 2 दिया गया है, यानी कि उस समय कौन लागू किया गया था ये पूछा जा रहा है। तो इसका अगर देखा जाए 2023 में ये दिया गया है 2023। तो इधर से देखिए कि शांति की गारंटी के रूप में संवाद। अच्छा, 2023, 2024, 2026 तक दिया है। तो ये आपका 2023 में कैमेडलिस्ट वर्ष के रूप में ये घोषित किया गया था 2023 को। तो एक आपका 4 हो जाएगा। इसमें 4 दिया ही नहीं है, 1 मिनट। अच्छा, 142 के बाद 143 नंबर क्वेश्चन है, और इसमें देखिएगा कि सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है, सही उत्तर चुनना है। तो देखिए कि इधर सन दिया गया है, इधर वर्ष दिया गया है। तो 2023 को शांति की गारंटी के रूप में संवाद वर्ष ये घोषित किया गया था। तो एक का आपका 1 हो जाएगा, तो ये कट गया। 2024 को देखिएगा कि आपका ग्लेशियर के संरक्षण वर्ष, तो ये आपका बी का 3 हो जाएगा। तो ये कट गया, ये कट गया। और उसके बाद 2025 देखिएगा कि आपका रेजलैंड और चरवाहों का वर्ष, 2026 कैमेंडियंस वर्ष। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनना है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप में कोई अनुसूचित जाति नहीं है। तो ये सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 16.16 है, ये भी सही है। 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 12.6 है। तो देखिए कि ये आपका 12.6 नहीं होगा, 8.6 हो जाएगा। तो ये आपका गलत है। 2011 की जनगणना के अनुसार पांडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब में कोई अनुसूचित जनजाति नहीं है। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, गलत चुनना था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है सही कथन इसमें चुनना है। तो इसमें सही कथन देखिए, एम.एन. राय ने वर्ष 1945 में जन योजना प्रस्तुत की थी। इस योजना के अंतर्गत लोगों की बुनियादी जरूरतों की पूर्ति करने पर बल दिया गया था, ये सही है। जयप्रकाश नारायण वर्ष 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत की। इस योजना के अंतर्गत कृषि एवं कृषि आधारित लघु एवं कुटीर उद्योग पर बल दिया गया, ये भी सही है। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार किसान क्रेडिट कार्ड की लोन सीमा बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें देखिए कि बिहार बजट 2025-26 के अनुसार दिए गए सूची में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। व्यय क्षेत्र यानी किस पे व्यय किया जाएगा, और व्यय प्रतिशत ये कितना प्रतिशत है ये बताना है। तो इसमें अगर देखेंगे लोग तो सहायता अनुदान अंशदान ये आपका 23.58 हो जाएगा। तो एक का आपका 4th हो जाएगा। तो ये दोनों कट गया। उसके बाद देखिए कि ऋण और पेंशन, तो ये आपका 7.20 है। तो ये आपका बी का 3 हो जाएगा। बी का 3 देखेंगे, ये भी कट गया। देखिएगा इसके बाद कि सार्वजनिक ऋण की चुकौती ये आपका 0.49 हो जाएगा, और आर्थिक सेवाएं 0.01 हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है?
तो ये तो अभी थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो हो जाएगा। बिहार के गया में है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। बिहार के किस जिले में गन्ना का उच्चतम उत्पादन प्राप्त होता है? तो उच्चतम उत्पादन की अगर बात किया जाए तो पश्चिम चंपारण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। पश्चिम चंपारण सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट भी है क्षेत्रफल के हिसाब से। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और कूट की सहायता से सही चुनाव करना है। अभ्यारण्य दिया गया है और इधर आपका जिला दिया गया है। राजौली वन जीव अभ्यारण्य ये किस जिला में है? तो ये आपका देखिएगा कि नवादा हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा कि बरौला झील पक्षी अभ्यारण्य ये आपका वैशाली में है। तो देखिए कि 1 का 2 हो गया, तो 1 का 2 ये कट गया, ये कट गया। बी का आपका 1 है तो ये भी कट गया। कंवर झील पक्षी अभ्यारण्य ये आपका कहाँ हो जाएंगे? तो ये बेगूसराय। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बेतिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है इसमें का और अंतिम क्वेश्चन है इसमें का। पूछा जा रहा है कि मई 2025 में शुरू किए गए भारत के ऑपरेशन सिंदूर का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? प्राथमिक उद्देश्य यही था पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी बुनियादी ढांचे को नष्ट कर देना। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। इस प्रकार देखिए कि 150 क्वेश्चन करा दिए हैं। आपका कितना आ रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए और लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो यहीं पे समाप्त कर दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।